के अंदर क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं, ये चीज़ आप काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं और मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतनी मुश्किल है कि क्या फ़ीचर्स होते हैं। सबसे पहली बात ये है कि पार्किंसन के अंदर अभी हमने कहा कि जी ट्रेमर्स होते हैं, ठीक है। और कौन पैथोजेनोमिक फ़ीचर्स हैं, कौन से ट्रेमर्स होते हैं। नंबर 1 कि रेस्टिंग ट्रेमर इसका पैथोजेनोमिक फ़ीचर होते हैं, और रेस्टिंग में भी कौन से वाले होते हैं, जो कि पिन रोलिंग और एसिमेट्रिकल हैं और उनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो 4 से 8 तक होती है। नंबर 2 जो है वो पोस्चरल ट्रेमर भी हो सकते हैं, यानी जो पोस्चर को इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन ये लेस ऑब्वियस होते हैं, थोड़े फास्टर होते हैं और फाइनर होते हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी 8 to 10 होती है। सो नंबर 1 क्या होते हैं, ट्रेमर होते हैं। नंबर 2 हमारे पास क्या होती है, रिजिडिटी होती है। रिजिडिटी का एक अपना पैटर्न है डिपेंडिंग अपॉन द लोअर लिम्ब एंड द अपर लिम्ब। अपर लिम्ब की अगर हम बात करेंगे तो अपर लिम्ब की जो है वो कॉग व्हील रिजिडिटी है, और जो लोअर लिम्ब है उसको लेड पाइप रिजिडिटी कहते हैं। क्यों, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहती, पैथोलॉजी में हमने पढ़ा हुआ है। और नंबर 3 क्या होता है, ब्रेडिकाइनीजिया। ये 3 तो इसके पेट फीचर्स हैं। ब्रेडिकाइनीजिया का मतलब होता है कि मूवमेंट इनिशिएट करने में स्लोनेस का शिकार होते हैं, मूवमेंट इनकी काफ़ी स्लो हुई हुई होती हैं, ठीक है। ये 3 तो लाजमी है ना, ट्रेमर है, रिजिडिटी है और ब्रेडिकाइनीजिया है, TBR है या TRB है, जो भी है। उसके अलावा और क्या हो सकता है, उसके अलावा जो गेट होती है ना वो डिस्टर्ब्ड होती है, उसको कहते हैं फेस्टिनेटिंग गेट। इसका मतलब ये होता है कि इनकी जो बहुत नैरो बेस्ड और बहुत आहिस्ता आहिस्ता पाँव ज़मीन पे रख रहे होते हैं, शॉर्ट एक्सेलरेटिंग स्टेप होते हैं और पाँव जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। वाइड लेग स्टांस होता है, लेकिन स्टेप कदम जो है वो बहुत छोटे छोटे कदम उठा रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 जो है, नंबर 5 पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, यानी इनका जो पोस्चर है वो थोड़ा सा क्या हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है, स्टूप्ड पोस्चर होता है। जब आपको पता है हम चलते हैं तो रोड पे हमारी बाजू ऐसे आगे पीछे जा रही होती है, वो जो आर्म का स्विंग है, वो आर्म स्विंग भी इन पेशेंट का क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। सो आर्म स्विंग जो है वो रिड्यूस हो जाता है। जब ये एकदम से टर्न लेने लगते हैं तो टर्न के ऊपर जो इनका बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब होता है, इम्पेयर्ड होता है, बैलेंस इम्बैलेंस का शिकार होते हैं। इनके फेस के ऊपर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होता, जिसको हाइपोमाइमिया कहते हैं, यानी एक्सप्रेशन लेस फेस होता है इनका। हैंड राइटिंग की अगर बात करेंगे तो बहुत छोटा छोटा लिखना शुरू कर देंगे, जिसको हम कहते हैं माइक्रोग्राफिया। पहले के फीचर यूनिलेटरल हैं, फिर बायलेटरल भी हो सकते हैं। सो ये 3 तो मेन है, लेकिन उसके अलावा गेट का डिस्टर्ब होना, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, आर्म स्विंग का कम होना, इम्बैलेंस होना, हाइपोमाइमिया यानी एक्सप्रेशन लेस फेस और माइक्रोग्राफिया हो सकता है। मॉर्फोलॉजी जो है वो इसकी इंपॉर्टेंट है। अगर हम सब्सटेंशिया नाइग्रा के लेवल पे देखेंगे तो वहाँ हमें पैलर जो है वो दिखता है। उसके अलावा हम देखें तो जो कैटिकोलामीन नर्जिक न्यूरॉन है, यानी ये पिगमेंटेड होती हैं, तो वो लॉस हो जाती हैं, ठीक है। और स्पेसिफिकली इसका फीचर होता है कि इसमें क्या मिलती हैं हमें, ल्यूवी बॉडीज़। जैसे कि रेबीज़ में निगरी बॉडीज़ मिलती हैं, तो यहाँ पे ल्यूवी बॉडीज़ मिलती हैं जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक ईओसिनोफिलिक इंक्लूजन्स हैं। नाउ लास्ट थिंग आ जाती है कि आपने इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करना है। सो ट्रीटमेंट मैंने आपको पहले भी समझाया है, मैं दोबारा समझा देती हूँ कि पहली कोशिश यही है कि हमने डोपामीन बढ़ाना है, या दूसरी कोशिश ये होगी कि हम एसिटाइल कोलिन को कम करें। अब जब डोपामीन बढ़ाना है ना, तो इसके लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने फार्मा में पढ़ी हुई हैं, हम बहुत जल्दी से ओवरव्यू कर लेते हैं कि डोपामीन किस तरह बढ़ेगा। हम बाहर से डायरेक्टली जो है वो डोपामीन देते हैं, लेकिन डोपामीन बाहर से डायरेक्टली जो है वो नहीं दिया जा सकता, इसका डेरिवेटिव देते हैं जो अंदर जाके डोपामीन बनता है। इसका डेरिवेटिव हम क्या देते हैं, हम लिवोडोपा देते हैं, और ये लिवोडोपा जो है अंदर जाके डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में क्या बन जाता है, डोपामीन बन जाता है। लेकिन यहाँ पे एक इशू है, वो इशू ये है कि जब ये पेशेंट जो है क्या करेगा कि ये डोपामीन जो है लिवोडोपा फॉर एग्जांपल खाएगा, और ये इंटेस्टाइन से लिवोडोपा इसके ब्लड में आएगा। एक इशू है, उस इशू को रिजॉल्व करते हैं और फिर आगे चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है, आपने फार्मा मैम श्योर पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा। तो इशू ये है कि जब इस पेशेंट को हमने डोपामीन दे दिया, फॉर एग्जांपल ये इसका ब्लड है सारा, ठीक है, और ये इसका ब्रेन है ना, मैं थ्योरेटिकल डायग्राम बना रही हूँ। तो अब हुआ ये कि आपका ये डोपामीन था, लिवोडोपा था, हमने यहाँ से क्या दिया, लिवोडोपा दिया। ये लिवोडोपा जब पेरीफ्री में आएगा तो इसके ऊपर यहाँ पे एक्ट कर देगा डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डोपामीन में, इन द पेरीफ्री। जब ये डोपामीन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये 98% आपकी पेरीफ्री में अल्फा और बीटा रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, सिर्फ 2% जो है वो ब्रेन में जाएगा। तो काम तो होगा ही नहीं। सो इसका मतलब है हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हम ये पेरिफेरल कन्वर्जन और ये अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो ब्लॉक कर सकें।
सो हम डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर साथ में ऐड करते हैं जिसको कहते हैं कार्बिडोपा। तो आपने हमेशा पढ़ा होगा कि क्या होता है लेवोडोपा कार्बिडोपा, लेवोडोपा कार्बिडोपा। तो डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर कार्बिडोपा देते हैं जो कि इसको इनहिबिट करता है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता, सो ब्रेन के अंदर इस कन्वर्जन को भी इफेक्ट नहीं करता। सो ब्लड में जो सारे का सारा लेवोडोपा है वो डोपामीन में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि कार्बिडोपा इसको इनहिबिटेड कर देगा और सारा लेवोडोपा जो है वो ब्रेन में जाएगा और वहाँ जाके डोपामीन में कन्वर्ट होगा। सो आई होप कि आपको समझ आ गई हो कि बाहर से जो डोपामीन है वो हम लेवोडोपा की फॉर्म में देते हैं और पेरिफेरल कन्वर्जन को ब्लॉक करने के लिए साथ में क्या देते हैं, कार्बिडोपा। अगर पेरिफेरी में ये डोपामीन में कन्वर्ट हो गया तो इसके साइड इफ़ेक्ट ये हैं, एक तो वो अल्फ़ा बीटा रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा जिससे हाइपरटेंशन, नोज़िया, वॉमिटिंग और बहुत सारे मसले कर सकता है, और दूसरा यह है कि ब्रेन में कम पहुंचेगा। सो ब्रेन में ज़्यादा पहुंचाने के लिए हमारे पास क्या दिया जाता है, साथ में कार्बिडोपा दिया जाता है। सो एक ऑप्शन जो है वो ये हो गई कि बाहर से डायरेक्टली आपने क्या दे दिया, डोपामीन इन द फॉर्म ऑफ लेवोडोपा। अगर आप डोपामीन नहीं दे सकते तो जो डोपामीन के रिसेप्टर्स हैं आप उसके लिए क्या दे सकते हो, एगनिस्ट, जो रिसेप्टर्स को जाके स्टिमुलेट करेगा। तो नंबर 2 ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकती है, डोपामीन एगनिस्ट हो सकते हैं। ये एगनिस्ट जो हैं ये अर्गेट डेरिवेटिव भी होते हैं और नॉन अर्गेट डेरिवेटिव भी। अर्गेट डेरिवेटिव ब्रोमोक्रिप्टीन है, कैबरगोलिन है, या आपने फार्मा में पढ़ा हुआ है, और जो नॉन अर्गेट डेरिवेटिव हैं उसमें हमारे पास रोपिनोल और पेरम्पेक्सोल आ जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आपका जब यहाँ पे डोपामीन पड़ा हुआ है ना, तो इस डोपामीन को तोड़ने में इम्पॉर्टेंट होता है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज और कैटेकोलामीन ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। एक पेशेंट में ऑलरेडी डोपामीन कम है तो हम ज़ाहिर है चाहेंगे कि वो डोपामीन ना टूटे ताकि वो एक्यूमुलेटेड हो और वो टाइम टू टाइम बढ़ता जाए। तो हम क्या दे सकते हैं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर या कैटेकोलामीन ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर। फार्मा तो बहुत आसान है, आपने डोपा दे दिया, नहीं तो रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर दिया, नहीं तो उसका जो मेटाबॉलिज्म है उसको इनहिबिट कर दिया। सो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो हैं वो कौन है, सेलिजिलीन है, रेजाजिलीन है। ठीक है, सो सेलिजिलीन या सेलिग्लाइन जो भी इसको पढ़ते हैं, रेजागिलाइन। और जो कैटेकोलामीन ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर हैं ये है हमारे पास टॉलकपोन, और उसके अलावा हम देखेंगे तो एंटकपोन। ठीक है, और जो टॉलकपोन है वो ज़रा एसोसिएटेड होता है विद हेपेटोटॉक्सिसिटी। सो ये 4 तरीक़ों से हम ये कर सकते हैं कि डोपामीन किसी तरीके से बढ़ाएं। नहीं बढ़ सका तो एसिटाइलकोलिन को जी कम कर लेते हैं, और एसिटाइलकोलिन को कम करने के लिए हमें एंटीकोलिनर्जिक बीटी से मैं इसको याद रखती थी, बेंजट्रोपिन और नंबर 2 ट्राई हेक्साइल फेनिडाइल देना पड़ता है। एक इसकी वजह से ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो सकती है। ये जो डोपामीन एगनिस्ट थे ना ये टिपिकल थे। एक एटिपिकल डोपामीन एगनिस्ट भी आता है जिसमें अमेंटडीन आता है। ठीक है, और लास्ट पर हमारे पास सर्जरी है जिसमें हम लोग डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करते हैं, थैलेमस की या डीप ब्रेन स्टिमुलेशन ग्लोबस पेलिडस की कर सकते हैं, लेकिन ये तब करते हैं कि जब आपके मेडिकली वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पार्किंसन, कि पार्किंसन की जो पैथोलॉजी है वो ये है कि डोपामीन की डेफिशिएंसी है। उसके फीचर्स देख लिए और उसका ट्रीटमेंट डिस्कस कर लिया। अब 2 बातें और हैं बेटे, वो भी यहीं पे देख लें ताकि हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाए। एक चीज़ होती है पार्किंसोनिज्म और एक होती है पार्किंसोनियन सिंड्रोम। ठीक है, इस पार्किंसोनियन सिंड्रोम में ये होता है कि एक तो पार्किंसन तो है ही है, यानी कि पार्किंसनिज्म तो है ही है, यानी ब्रेडिकाइनेसिया, हेरेडिटरी ट्रेमर्स तो हैं ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी बीच में प्लस कुछ और चीज़ें हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक आता है लुई बॉडी डिमेंशिया। इसमें पार्किंसन तो है ही है लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी है। वो कुछ और ये है कि पेशेंट को भूलने की बीमारी होती है, पार्किंसन के साथ साथ भूल जाता है, उसको विजुअल हेलुसिनेशन यानी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो कि हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उसकी विजुअल स्पेशल एबिलिटी अपने आप को ड्रेस करना और इस तरह से करना वो इम्पेयर हो जाता है। ठीक है, सो विजुअल स्पेशल एबिलिटी उसकी इम्पेयर्ड होती है। तो इसको क्या कहते हैं, लुई बॉडी डिमेंशिया, जिसमें पार्किंसन के साथ ये कुछ होता है। नंबर 2 हमारे पास होता है मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी। इसमें पार्किंसन के फीचर्स होंगे लेकिन उसके साथ साथ पेशेंट को क्या होता है, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन। इसको शायद ड्रैगर सिंड्रोम भी कहते हैं क्योंकि ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन की वजह से यूरिन इनकॉन्टिनेंस, ड्रिबलिंग और वो इस तरह की बातें करेगा जो नहीं करनी चाहिए, एटेक्सिया और हाइपरटेंशन होगी। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्टिको बेजल डीजेनरेशन। इसमें पार्किंसन के साथ साथ पेशेंट को डिस्टोनिया और मायोक्लोनस जो है उसका सामना करना पड़ता है। सो डिस्टोनिया और मायोक्लोनस की बात भी हम कर चुके हैं। सो ये पार्किंसन प्लस सिंड्रोम इन केस आ जाते हैं तो आपको
आने चाहिए। सो एक मूवमेंट डिज़ॉर्डर पढ़ लिया। दूसरा मूवमेंट डिज़ॉर्डर जो है वो आसान सा और छोटा सा है, हंटिंगटन डिजीज़। ये हाइपरकाइनेटिक डिज़ॉर्डर है, जबकि वो क्या था, हाइपोकाइनेटिक था, ठीक है। सो हाइपरकाइनेटिक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिज़ॉर्डर है। इसमें मसला सिर्फ यही होता है कि क्रोमोसोम 4 के ऊपर जो एक ट्राई न्यूक्लियोटाइड है CAG, वो बार बार क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है। ये बेसिक इसमें मसला है। इसकी वजह से बॉडी पे इशू ये आता है कि जो गाबर्जिक न्यूरॉन्स होती हैं, यानी जहाँ से गाबा बनना है, वो डीजेनरेट होती हैं। गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये नहीं होगा तो जो एक्साइटेटरी हैं वो ओवर रिएक्ट करेंगे और हाइपरकाइनेटिक डिज़ॉर्डर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब इसमें आपने ये याद रखना है कि 3M बड़े इंपॉर्टेंट है। इस तरह का एक सिनेरियो भी पिछले दिनों में पढ़ी थी। नंबर 1 ये कि पेशेंट को मूवमेंट का मसला होता है, 1M। नंबर 2 मेमोरी का मसला होता है। नंबर 3 मूड डिस्टर्बेंस होती है। तो मूवमेंट इसमें कौन सी होती है, कोरिया, पर्पसलेस इनवॉलंटरी मूवमेंट होती हैं। डिमेंशिया यानी मेमोरी प्रॉब्लम होता है और पर्सनालिटी मूड चेंजेस आते रहते हैं। उसको जो है कभी इरिटेबिलिटी, मूडीनेस, सुसाइडल टेंडेंसी हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद वो कहता है कि इसकी डायग्नोसिस वैसे तो क्लिनिकली होती है, लेकिन CT और MRI करेंगे तो हमें क्वाड्रेट न्यूक्लियस के लेवल पे क्या मिल सकता है, एट्रोफी जो है वो मिल सकती है। और लास्ट चीज़ जो है वो हमारे पास आता है ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट डिपेंडिंग अपॉन सिम्टम किया जाता है। डिस्काइनीजिया के लिए टेट्राबेंजीन, अगर डिप्रेशन और साइकोसिस है तो SSRI और हेलोपेरिडोल देते हैं और काउंसलिंग करते हैं। सो आई होप कि ये चीज़ जो है वो आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। सो ट्रेमर्स हैं, पार्किंसन है और हंटिंगटन है। और पार्किंसोनियन सिंड्रोम है कि जिसमें पार्किंसन के साथ अगर डिमेंशिया है तो वो लिवर बॉडी है, पार्किंसन के साथ ऑटोनोमिक डिसफंक्शन है तो वो मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी है, और पार्किंसन के साथ डिस्टोनिया मायोक्लोनस है तो वो कॉर्टिकोबेजल डीजेनरेशन है। एनी कंसर्न, एनी क्वेश्चन तो प्लीज़ पूछ लें। थैंक यू।